आज के इस वीडियो में हम गाउसेस थ्योरम के एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने गाउसेस थ्योरम को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता किया है, जैसे कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के आसपास किसी एक पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी तरह से एक इन्फिनिटली लार्ज चार्ज शीट के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास किसी एक पॉइंट में, हमने अप्लाई किया था गाउसेस थ्योरम। उसी तरह से एक स्फेरिकल चार्ज्ड स्फीयर, उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह भी हमने पता किया था गाउसेस थ्योरम से। चाहे वो पॉइंट उस चार्ज्ड स्फीयर के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही केस में हमने इवैल्यूएट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर यह थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल इन द सेंस कि यहां पर जो चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी आर्बिट्ररी शेप का है। इससे पहले देखें हमने क्या किया था, जिसके कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता किया था वो ऑब्जेक्ट कैसा था। कोई लाइन था, स्ट्रेट लाइन, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, या फिर कोई प्लेन था जैसे कि इन्फिनिटली लार्ज चार्ज्ड शीट, या कोई स्फीयर था। तो सारे सिमेट्रिकल शेप्स थे, लेकिन इस केस में हम आर्बिट्ररी शेप कंसीडर करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जिसका की शेप इस तरह से आर्बिट्ररी है और इसे दिया गया कुछ चार्ज, तो इसके सरफेस में रिसाइड कर रहा है कुछ चार्ज, और हमें पता लगाना है इस चार्ज्ड बॉडी के आसपास बहुत करीब किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो जैसे कि यहां पर हम चलिए कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा रीजन, ये वो रीजन है। इस रीजन को एनलार्ज कर देते हैं यहां पर। तो हमने कर दिया इस रीजन को एनलार्ज, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा, मान ले ये रीजन कुछ ऐसा दिख रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं तो यही रीजन, ये वाला रीजन जो है, इसी को हमने एनलार्ज किया और हमें यहां पर ये दिख रहा है। तो यहां इसके आसपास किसी एक पॉइंट में हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे क्या करते हैं, और थोड़ा सा नीचे से देखने का कोशिश करते हैं। तो यही क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि ये है वो सरफेस, मान ले ये है वो सरफेस, और एक रीजन हमने कंसीडर कर लिया। चलिए ये वो रीजन है, इसके ऊपर या इसके आसपास किसी एक पॉइंट में हम पता कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए ये रहा वो पॉइंट, इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा हमें ये पता लगाना है। तो इसी पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें, मैं थोड़ा कलर बदल दूं, इसी पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा। ये पॉइंट बहुत क्लोज है, इस चार्ज्ड बॉडी के बहुत क्लोज है। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाउसेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले दो चीजें हमें पता होना चाहिए। पहला तो कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी हो, चार्ज्ड बॉडी अगर हो, किसी भी तरह का चार्ज्ड बॉडी हो, सो उस चार्ज्ड बॉडी से जो फील्ड लाइंस निकलता है वो सरफेस पे नॉर्मली आउटवर्ड्स निकलता है, क्योंकि एक चार्ज्ड बॉडी का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो और हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पहला जो लॉजिक है या फिर ये जो पहला नियम है, ये हमें पता होना होगा इसे इवैल्यूएट करने के लिए। और दूसरा जो है, दूसरा चीज जो हमें पता होना होगा वो ये कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो चार्ज्ड बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉडी से बाहर की तरफ निकलता है। इस तरह से बाहर की तरफ ये निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस चार्ज्ड बॉडी के अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनते हैं। सो ये दो चीजें हमें पता होना होगा, तब जाके हम इसे डेराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें अप्लाई करना होगा गाउसेस थ्योरम। सो गाउसेस थ्योरम अप्लाई करते हुए हमने क्या किया कि एक गाउसियन सरफेस कंसीडर किया। इस केस में चलिए एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। सो एक गाउसियन सरफेस हमने कुछ कंसीडर कर लिया, सिलिंड्रिकल, कुछ ऐसा जो कि इस सरफेस को छेद करते हुए नीचे की तरफ निकल गया, कुछ ऐसा। और चलिए इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं नीचे की तरफ, और ये कुछ नीचे की तरफ ये सिलिंड्रिकल सरफेस जो है कुछ ऐसे
ये एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसे, इस सरफेस को जो कि यहां पर ये वाला सरफेस है, सो इसे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पर सिलेंडर है, अगर सरफेस को क्रॉस करे तो यहां पर ये कुछ ऐसे इसे इंटरसेक्ट करेगा। तो जो सिलेंडर हमने यहां पर कंसीडर किया है उसका जो रेडियस है वो रेडियस है r। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं, इसी का एनलार्ज्ड वर्जन कुछ ऐसा। ये सिलेंडर है कुछ इस तरह से, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस है r। तो ये रेडियस हो गया इसका r, स्मॉल लेटर r। और यहां से जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे वो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगे बाहर की तरफ। हमें पता है फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड्स होते हैं सरफेस से, क्योंकि सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे पहले हमने बात किया है। और अगर यहां से आप देखें तो मान ले ये वाला वो सरफेस है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, तो यहां से फील्ड लाइंस जो निकलेंगे उससे पहले ये वाला जो उसका क्रॉस सेक्शन है जहां पर कि ये दोनों, ये सरफेस और ये सिलेंडर क्रॉस किया है, यहां पर चार्ज रिसाइड कर रहा है। यहां से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे वो कुछ ऐसे बाहर निकलेंगे नॉर्मली आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो फील्ड लाइंस है ये सिर्फ इस सरफेस को ही क्रॉस करेगा, इस सर्कुलर सरफेस को क्रॉस करेगा, इस कर्व्ड सरफेस को इसे क्रॉस नहीं करेगा। साथ ही साथ नीचे की तरफ कोई फील्ड लाइंस नहीं बनेंगे। देखिए ये है वो सरफेस जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, और इस सरफेस से नीचे की तरफ कोई फील्ड लाइंस नहीं बनेंगे। हमने इससे पहले इस पे बात कर लिया है। तो ये जो प्लेन है, ये जो सरफेस है, ये जो सर्कुलर सरफेस है, इसमें कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, इसके थ्रू कोई भी फील्ड लाइंस पार नहीं होंगे, सिर्फ इसमें बनेगा फ्लक्स। तो अब देखिए फ्लक्स बनेगा कितना। हमने माना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है E। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड है E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E बन रहा है यहां पर। और हमें पता है गाउसेस थ्योरम से कि जो टोटल फ्लक्स बनता है एक क्लोज्ड सरफेस में, यहां पर देखिए ये पूरा सिलेंडर को अगर आप कंसीडर करें तो ये क्लोज्ड सरफेस है, पूरा क्लोज्ड सरफेस में जो फ्लक्स बनता है, टोटल फ्लक्स जो बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बराबर होता है ये जितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम यहां एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं यहां पर जो स्पेस है वो है फ्री स्पेस, जो भी रीजन है। अगर कोई मीडियम होता दूसरा तो हम यहां पर उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कंसीडर करते, या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते उस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसे। तो ये तो हो गया गाउसेस थ्योरम। अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे यहां पर? देखिए हम सबसे पहले देखेंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, और जिसे कि हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और दूसरा हम यह पता लगाएंगे कि फ्लक्स कितना होगा इस पूरे गाउसियन सरफेस में, जबकि हमें पता है इस गाउसियन सरफेस के इस कर्व्ड सरफेस में और इस बॉटम सरफेस में कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, सिर्फ इस टॉप सरफेस में, टॉप सर्कुलर प्लेन में फ्लक्स बनेगा। और उस फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां हम जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और यहां हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पर जितना चार्ज ये एनक्लोज करके रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं चार्ज कितना एनक्लोज करके रखा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना होगा कि इस रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आपको पता होना होगा, वरना आप पता नहीं लगा पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, हमें पता है। तो ये जो गाउसियन सरफेस है ये कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है? गाउसियन सरफेस जो चार्ज एनक्लोज करके रखा है, मैं यहां रेड कलर से दिखा रहा हूं, इस सरफेस का जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट का चार्ज जो कि आपको इस फिगर में इस रीजन में दिख रहा होगा, इतना चार्ज वो एनक्लोज करके रखा है।
सो यहां पर जितना चार्ज होगा उसे आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है और साथ ही साथ हम यहां से इसका जो एरिया है वो एरिया पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस पता है। सो एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर्ड, क्योंकि ये सिलेंडर है तो फिर ये जो होगा ये एक सर्कल होगा जिसका कि एरिया होगा पाई आर स्क्वायर्ड। तो यहां जो चार्ज एनक्लोज करके रखेगा ये चार्ज किसके बराबर होगा? Q, मान ले ये एनक्लोज करके रखा, ये बराबर होगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नोन है, सिग्मा से इसे डिनोट किया गया है और इसका एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर्ड। अब देखें, यहां से हम इसका फ्लक्स भी पता कर लेंगे। तो इस टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर और फ्लक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। सो फ्लक्स को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देखें, इस टॉप सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर बनेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इस टॉप सरफेस में, जो टॉप सर्कुलर सरफेस है, इसमें जो हर एक पॉइंट है वो सरफेस से, जिस सरफेस में चार्ज रिसाइड कर रहा उस सरफेस से बराबर दूरी में है। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि हर जगह पे यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और डायरेक्शन भी उनका सेम होगा। और यहां पर देखिए, ये जो सरफेस है इस सरफेस पे नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि यहां फ्लक्स कितना होगा। तो इस केस में अगर मैं इस पूरे सरफेस में, पूरे गाउसियन सरफेस में बने फ्लक्स को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दूं, पहला तो टॉप सरफेस में बना φ1, दूसरा कर्व्ड सरफेस में बना फ्लक्स φ2 और तीसरा बॉटम सरफेस में बना फ्लक्स φ3, तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स φE इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जबकि φ2 और φ3 जीरो होगा, इससे पहले हमने बात कर लिया है। तो ये बराबर हो जाएगा सिर्फ φ1 के। और φ1 किसके बराबर होगा? देखिए, φ1 बराबर होगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E हर जगह पे, सो इसका मैग्नीट्यूड है E और टोटल सरफेस एरिया यहां का है पाई आर स्क्वायर्ड। क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है तो यहां हम इस तरह से इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। वैसे जो प्रॉपर तरीका होगा कुछ ऐसा होगा, हमें पता है कि ये जो टोटल फ्लक्स होगा इस केस में ये होगा सरफेस इंटीग्रल, यहां पर सरफेस मान ले, ये वाला जो सरफेस है इसका नाम हम S1 रख रहे हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका मतलब कि E डॉट ds एक बहुत छोटा सा एरिया है, मान ले यहां पर ds है एरिया, बहुत छोटा सा एरिया है ds, तो ds के साथ डॉट प्रोडक्ट जब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमें उस छोटे से एरिया में बना हुआ फ्लक्स पता चलेगा। तो ये है बहुत छोटा सा जो एरिया हमने कंसीडर किया, इनफाइनाइटेसिमल एरिया, उस एरिया में बना हुआ फ्लक्स, उसे जब हम इंटीग्रेट कर देंगे किस सरफेस में? S1 सरफेस में। तो S1 सरफेस में हम अगर इस S1 सरफेस में इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा पूरा S1 सरफेस में बना हुआ टोटल फ्लक्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा ये बराबर होगा किसके? सबसे पहले तो यहां डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, हर जगह E और ds के बीच का एंगल 0 होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहां पर देखें ds का डायरेक्शन, यहां पर ds का डायरेक्शन देखें और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें। उसी तरह से अगर एक और सरफेस आप कंसीडर करते हैं यहां पर, तो इस जगह पे जो सरफेस है उसका डायरेक्शन भी सेम होगा जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमेशा हर जगह पे इस टॉप सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस एरिया का डायरेक्शन या सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों को। जो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, सो कोसाइन ऑफ 0 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1।
और यहां किस सरफेस में कर रहे हैं हम लोग, S1 सरफेस में कर रहे हैं। तो इससे आगे हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह पे, टॉप सर्कुलर सरफेस के हर जगह पे बराबर है, तो ये ds पे डिपेंडेंट नहीं है। ds का पोजीशन कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है, तो ये एज कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं। तो यहां देखें एरो साइन हम हटा रहे हैं और ये मॉड साइन हम इसे हटा रहे हैं। ये मॉड साइन मुझे नहीं कहना चाहिए, ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है वेक्टर का, तो उन दोनों को हम हटा सकते हैं। इसी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इसे हमने कर दिया बाहर और हम इंटीग्रेट करेंगे ds को, क्योंकि ये कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो यहां पर कोसाइन ऑफ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, जो कि 1 के बराबर है, और इसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर सरफेस S1। तो जितने भी ds's हैं, जितने सारे छोटे छोटे सरफेस पॉसिबल है यहां पर, सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दे, सबको जोड़ दे, तो हमें क्या मिलेगा, इस टॉप सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वही मिलेगा। और टॉप सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका जो रेडियस है, हमने इससे पहले ही बात कर लिया है कि इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर्ड होगा। तो इससे आगे ये हो गया E इंटू ds का इंटीग्रेशन S1 सरफेस में, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेट करने वाले हैं। हमें क्या करना होगा, गाउसेस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम करेंगे अप्लाई। तो इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। सो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर होगा एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इससे आगे हम कहेंगे एनक्लोज्ड चार्ज, चलिए हम इससे पहले इसे पता लगाए हैं, उससे पहले इसे लिख लेते हैं। ये क्या है, टोटल फ्लक्स, और ये टोटल फ्लक्स बराबर है किसके, देखिए ये बराबर है φ1 के, और φ1 ही बराबर है इस चूंकि टोटल फ्लक्स के, तो हमने φ1 को यहां पर इवेल्युएट किया है, जो कि बराबर है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जगह E इंटू पाई आर स्क्वायर्ड, जो कि बराबर होगा इस टर्म के। अब देखें जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसे हमने इवेल्युएट किया है, वो है सिग्मा अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर्ड। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखें पाई आर स्क्वायर्ड और पाई आर स्क्वायर्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी अगर हो, वो अगर चार्ज्ड बॉडी हो, तो उसके बहुत करीब किसी एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बराबर होगा उस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट हम यहां कंसीडर करें क्योंकि मीडियम जो है ये फ्री स्पेस है। तो ये हमने पता किया फ्रॉम गाउसेस थ्योरम, हमने अप्लाई किया गाउसेस थ्योरम।